ओके, चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 4। कौन आया? वाह, बिलाल तशरीफ ले आए। बाहरों कोई फूल शूल बरसाओ, बिलाल साहब खुद तशरीफ लाए हैं। बिलाल पुत्र किधर गायब होते हो? कहीं नहीं सर। कहीं नहीं से क्या मुराद? मतलब मुझे बताओ ना, आपको इस एज में कौन से ऐसे रोग लगे हुए हैं कि क्लास से इंपॉर्टेंट कोई चीज आपके लिए? तो कल डॉक्टर के पास गया था। ठीक है, डॉक्टर के पास पाँव गए पे थे। इन्फेक्शन हो गया था। किसको? वो गलत जगह पे पाँव नहीं डालते थे ना बच्चे, टांग नहीं अड़ाते होते। समझ आई? विस्तार जरा सा यस बोलो। सर। हाँ जी। किसी के मामले में या गलत मामलों में टांग नहीं अड़ाते थे। एंड क्लास मिस नहीं करनी। एक मिनट यार, मैं काला चीटा हो रहा हूँ, जरा 2 मिनट रुक जाओ। चले ठीक है, अब मैं चीटा हो गया। ओके, तो हम बेटा बात कर रहे थे बेसिकली फ्री कंसेंट की। तो हमने एक थोड़ी सी क्या कहते हैं कहानी शुरू की थी चैप्टर 1 से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर 2 से हमने शुरू किया था इस चीज को। और हम बात कर रहे थे कि देखो यार, ये एक हायरार्किकल चीज है, मतलब एक स्टेप वाइज चीज है। लॉ जो है, मैंने आपको सब बताया कि ये बेसिकली एक जंजीर की कड़ियां होती हैं, मतलब एक ना एक चीज दूसरे के साथ लिंक होती है। ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात हम सुनते हैं जी लॉ इज लॉ, लॉ के अंदर क्यों नहीं होता? ये सबसे बड़ी गलत बात है। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि जान छुड़ाने के लिए हम कह देते हैं जी कानून कानून है, इसमें कोई सवाल नहीं होता। नहीं, हर चीज में बच्चे लॉजिक होता है एंड लॉजिकली कनेक्टेड होती हैं हर चीजें। अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, तो हमने कहा कि इसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। बात शुरू होती है जनाब प्रपोजल से। कोई दो छिछोरे इकट्ठे होते हैं, एक प्रपोजल करता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। एंड जब एक्सेप्टेंस ऐड होती है तो वो प्रॉमिस बनता है। एंड फिर जब प्रॉमिस के अंदर हम थोड़ी सी कंसिडरेशन ऐड करते हैं, वो एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट में हम लीगैलिटी डालते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो हमने कहा कि ये बीच में जितने भी स्टेप्स थे बेसिकली ये टू ऑब्वियस थे, बहुत ऑब्वियस थे, वाजे थे। ये सारे एसेंशियल थे कॉन्ट्रैक्ट के। और एक कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंचने के लिए इन सब एसेंशियल्स का मीट होना जरूरी होता है, तब भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट दैट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो लिहाजा हमने हायरार्की पढ़ी। फिर हमने इसके मुख्तलिफ एसेंशियल देखे। चैप्टर 2 में हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को देखा था। उसके बाद हमने चैप्टर 3 के अंदर हमने कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज को देखा था कि पार्टीज कॉम्पिटेंट कब होती हैं। एंड फिर हमने कॉन्सिडरेशन को देखा था। और चैप्टर 4 में हम जो है वो अब आ गए हैं अपनी फ्री कॉन्सेंट के ऊपर। तो लिहाजा हमने बात की थी कि देखो कंसेंट जो होती है इसका मतलब रजामंदी, उर्दू में रजामंदी कहते हैं। तो रजामंदी तो आप किसी भी तरह से ले सकते हो। जिस तरह के भाई आप अल्ताफ भाई को सुपारी दे के रजामंदी ले सकते हो। घर वाले जिस तरह शादी में हमें ब्लैकमेल करते हैं रिश्तों के वक्त के, घर की इज्जत का सवाल है। तो रजामंद तो हो जाता है, लेकिन क्या ये रजामंदी जो है वो आपकी आजादाना है? आजादाना रजामंदी समथिंग डिफरेंट, रजामंदी इज समथिंग डिफरेंट। तो कंसेंट इज समथिंग डिफरेंट, फ्री कंसेंट इज समथिंग डिफरेंट। तो लॉ कहते हैं देखो यार, मुझे ये ना बताओ कि कंसेंट है उस शख्स की। देखें, आप कभी अगर इंशाल्लाह बहुत जल्द आप कोई लैंड वगैरह परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो जो सेलर होता है उसे उस कमिश्नर के सामने जाके ये बयान देना होता है जी मैं अपनी मर्जी से इसको बेच रहा हूं, इसकी इतनी प्राइस है। आपको जब तक बयान नहीं देंगे वो कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीड नहीं होगा। आपसे वो पूछता है कितनी जमीन है, कहाँ पे है, किस तरह पे है, क्या वैल्यू है, क्या आपको पैसे मिल गए हैं या नहीं मिले। एंड सेम इसी तरह क्या किसी किस्म का दबाव या प्रेशर तो नहीं है, क्या अल्ताफ भाई की तरफ से बोरी तो आपको नहीं भेजी गई। ये सारी चीजें पूछने के बाद फिर वो डिसाइड करता है कि हाँ जी आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर करना है या नहीं करना। तो लिहाजा लॉ कहता है रजामंदी की मुझे बात ना करें, वो एग्रीमेंट की हद तक है। एग्रीमेंट का लॉ से कोई लेना देना नहीं है, क्यों? वो इन्फोर्सेबल होना वो मैटर नहीं करता। इन्फोर्सेबल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट में उसने कहा कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, आजादाना रजामंदी होनी चाहिए। तो फिर हमने पढ़ा कि जी ये आजादाना रजामंदी कब होगी। तो हमने कहा कि देखो इस पूरी दुनिया में 5 फैक्टर्स हैं या 5 एलिमेंट हैं जो किसी शख्स की रजामंदी को, जो आजादाना रजामंदी है, जो फ्री कंसेंट है, उसको अफेक्ट करते हैं या हिट करते हैं। मतलब जब उन 5 में से कोई भी एक फैक्टर इंप्लाय हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो जो कंसेंट थी वो फ्री नहीं रही। तो लिहाजा अब वो कौन से 5 फैक्टर थे? कल हमने डिटेल में देखा कि 5 फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब मारना पीटना, जोर जबरदस्ती, धमकियां लगाना, चीखना, गले फाड़ना, किडनैप कर लेना, किडनैप करने की धमकी देना, घर पे कब्जा कर लेना, बंदे बिठा देना, ये सब।
और जिसमें मेंटल एंड फिजिकल दोनों टॉर्चर इन्वॉल्व हो जाए उसको हम कोर्शन कहते हैं, एंड ये एक क्रिमिनल एक्ट होता है। तो लिहाजा अगर इस क्वेश्चन से आपने किसी की रजामंदी ली है तो वो भी फ्री कंसेंट नहीं होगी। एंड सेम इसी तरह दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा अनड्यू इन्फ्लुएंस, दूसरा जो एलिमेंट था जो आपकी किसी भी कंसेंट को इफेक्ट करता है, तो वो क्या होता है, वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग, इमोशनल अत्याचार जिसको कहा जाता है, जो नॉर्मली हमारे फैमिलीज में होता है। जिस तरह अभी वो एक मीम चल रहा था, वो आप में से फेसबुक पे पोस्ट किसने देखी है, वो जो ट्रेन वाला है उसने उतर के दही लेने चला गया था ट्रेन रोक के, बिलाल अहमद बाकी जी सर देख है। वो देखी थी ना, तो उसमें मीम बन रहे थे कि जब आप घर जाएं और मम्मा कहे कि दही ले आओ, आप कहे नहीं, तो मम्मा कहते हैं कहाँ है मेरा दुपट्टा ले आओ मैं खुद जाती हूँ, तो फिर ये आप सब देखा ट्रेन है। रोक के भी दही लेने जाते हो। तो सेम वो क्या है, वो बेसिकली अनड्यू इन्फ्लुएंस है, आपको राजी करने के लिए एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग है आपके साथ, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो लिहाजा ये हमारे घर में नॉर्मली चलती रहती है। तो लिहाजा अनड्यू इन्फ्लुएंस से भी अगर किसी शख्स की आप कॉन्सेंट लेते हो तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तीसरे नंबर पे हमने देखा था भाई जो है मिसरिप्रेजेंटेशन, सॉरी अनड्यू इन्फ्लुएंस, एंड था उसके बाद क्या हुआ कैटेगरी मेरे फ्रॉड, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक्स। तो ये 5 हमने कहा इसके टोटल है, तो 2 हमने बड़ी डिटेल में कल देख लिए थे, कौन से, क्वेश्चन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, और उसके हमने इंपैक्ट भी देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, एंड उसके बाद हमने उनकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे थे, डिफरेंस भी देखा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिफरेंस था। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, 6 से 7 नंबर का इसका वेटेज मस्ट है। मैं अगर बात करूं कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे चैप्टर्स में से ये तकरीबन लेंथी चैप्टर है, बाकी चैप्टर इतना लेंथी नहीं है कोई। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, हमने इंपैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट पे अगर इनमें से कोई फैक्टर आ जाता है, कंसेंट को हिट कर देता है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट होगा। तो हमने कहा कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट 3 टाइप के होते हैं, वैलिड, वाइडेबल एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो लिहाजा हमने कहा कि देखो पहले 4 के केस में या मिस्टेक के अलावा बाकी चारों में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वाइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। वाइडेबल से क्या मुराद है भाई, जिस पार्टी का नुकसान हुआ है उसकी मर्जी है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराए, या उसकी मर्जी है उसको रिसाइन कर दे, उसको कैंसिल कर दे, उसको वाइड कर दे। जबकि मिस्टेक के केस में हमने कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट वाइड एबल नहीं होगा, वाइड एबल नहीं होगा तो क्या होगा, तो फिर पीछे 2 ही बच जाते हैं, वैलिड या वाइड। तो लिहाजा मिस्टेक जब कहीं पे इन्वॉल्व होगी कंसेंट के अंदर, तो कॉन्ट्रैक्ट या तो वैलिड होगा या तो वाइड होगा। अब ये वैलिड कब होगा और वाइड कब होगा, ये जब हम मिस्टेक के टॉपिक में जाएंगे तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। ओके, तो कल हमने जनाब क्वेश्चन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा, आज हम फ्रॉड को पढ़ने जा रहे हैं। तो तमाम फ्रॉडिये मेरे साथ मौजूद है आज, एक्टिव हो फ्रॉडियो? नो सर, मतलब फ्रॉडिया ही लगाते हो, क्लास में आने से पहले एक डॉक्टर के पास चला गया, एक दिन तो डॉक्टर के पास गए हो, पहले 3 दिन क्या करते रहे हो? उस्तादा नाल उस्तादियां, इंसान बन जाओ। ओके, तो हम फ्रॉड, अब फ्रॉड से भी अगर किसी शख्स की कंसेंट ली जाए तो वो भी भैया फ्री कंसेंट नहीं थे। फ्रॉड होता क्या है, फ्रॉड से मुराद बेटा किसी शख्स को किसी ऐसे काम में, किसी शख्स को कॉन्ट्रैक्ट में इस नियत के साथ ले आना कि हम उसको नुकसान पहुंचाए, धोखा देने की नियत से किसी शख्स को कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना। मतलब आप अपने दोस्त को कहते हो यार प्लीज मुझे 2000 रुपये दे दे, मैंने 10 दिन बाद तुझे वापस दे देने, और आपके फरिश्ते भी इस चीज को नहीं जानते होते कि आपने ये देने ही नहीं है पैसे, ये आपके दिल में बात होती है, क्यों आपने कौन सा वापस कर रहे होते हैं दोस्त को पैसे। तो लिहाजा ये आप उससे एक कॉन्ट्रैक्ट में तो इंटर करा रहे होते हो, और साथ में से कस्में दे रहे होते हो, अल्लाह की कसमें मेरे अब्बे ने भेज देने ने, मेरे फलानी जगह से आने हैं, फलानी जगह से आ रहे हैं, सारी दुनिया से तो तुमने पैसे लिए हुए, तुम्हारे कहाँ से आने हैं। तो हम उससे जब पैसे ले लेते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमने उसके पैसे देने हैं, तो ये बेसिकली हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया, लेकिन विद द इंटेंशन, इसलिए उसको डिसीव, धोखा देने के लिए और उसके साथ फ्रॉड करने के लिए। तो लिहाजा फ्रॉड क्या है, ओके, तो फ्रॉड मींस एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, कि ये उसने 4-5 एक्ट एंड पे बताए, इनमें से कोई भी एक्ट हो सकता है, इनमें से कोई भी एक्ट होगा। अगर वो एक्ट, इन 5 एक्ट में से कोई भी एक्ट अगर एक पार्टी करती है किसी दूसरी पार्टी को कन्विंस करने के लिए कि वो शख्स कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाए, फ्रॉड क्या है, इन 5 एक्शंस में से कोई भी एक्शन इस नियत के साथ कि अगले शख्स को धोखा दिया जा सके या अगले शख्स को कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया जा सके।
उसको फ्रॉड कहते हैं। अब ये एक्शन कौन से हैं बेसिकली, तो वो कहते हैं द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। देखो अब ये स्टेटमेंट लीगल लैंग्वेज होती है, थोड़ी सी टेक्निकल होती है, इसको समझना जरूरी है। मेरा एक दोस्त है, या मैं एक बात करता हूँ कि भाई मिसाल के तौर पे नॉर्मली जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को आगे रेफर करते हैं, एंड खास तौर पे जो एम्बेसडर होते हैं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ही उसमें देता हूँ कि उन्हीं की तरफ से रेफरेंस आएंगे, बाहर के बंदों को नहीं रखता। उसकी वजह होती है, उसकी वजह ये है कि बच्चे अगर एक मेरा स्टूडेंट आगे किसी को रेफर करता है और उसे कहता है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो ये बात क्यों कर रहा है, क्योंकि वो मुझसे पढ़ के गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, आप जस्ट अगले शख्स को मेरे पास लेके आने के लिए उसे कहते हो कि सर अच्छा पढ़ाते हैं और उसको कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करा लेते हो मेरे साथ, तो ये एक फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो वो ठीक नहीं है, गलत है, ठीक है। तो लिहाजा इसलिए नॉन स्टूडेंट में नॉर्मली अपने एम्बेसडर जो है वो नहीं रखता कि भाई ये उसमें आता है कि एक शख्स जिसने मेरे से पढ़ा नहीं है वो कैसे आगे बताएगा, झूठ बोलना फिर तो जाहिर सी बात है, और झूठ में तो कहीं पे भी बरकत नहीं है बच्चे। अच्छा, लेकिन मिसाल के तौर पे आप एक थर्ड पर्सन हैं, आप नहीं जानते कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं या बुरा पढ़ाता हूं, लेकिन आपकी अपनी एक राय है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूंगा। आपने किसी को कहा कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, आप उसके पास चले जाएं। आपका हरगिज मतलब उसे धोखा देना नहीं था, बल्कि आपको पता नहीं था कि जो आप स्टेटमेंट गलत कर रहे दे रहे हो वो गलत है या सही है। ये जो आप स्टेटमेंट है ये फ्रॉड नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है, मिस रिप्रेजेंटेशन है। क्यों? आपको फैक्ट का बेसिकली पता नहीं है। लेकिन फ्रॉड में क्या है कि आपको फैक्ट पता है कि आप जो बोल रहे हो वो गलत है। क्या? बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, कि एक ऐसा शख्स ऐसी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है किसी फैक्ट के बारे में जिसके बारे में वो जानता है कि वो बात गलत कर रहा है, किस इंटेंशन के साथ कि अगले शख्स को कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया जा सके। तो ये फ्रॉड है। समझ आ गई बात? इसी तरह द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, के फैक्ट को जानबूझ के छुपाना। एक्टिव कंसीलमेंट क्या होती है बेटा? जानबूझ के छुपाना। पैसिव कंसीलमेंट क्या होती है बेटा? मतलब छुप जाता है, आपको पता ही नहीं है, कोई फैक्ट है, कोई डिफेक्ट है प्रोडक्ट के अंदर, आपको पता ही नहीं है, तो वो खुद ही इधर उधर हो जाता है, तो ये पैसिव कंसीलमेंट होती है। या आप जानबूझ के नहीं छुपा रहे होते, वैसे ओवरलुक हो जाता है। एक्टिव कंसीलमेंट से क्या मुराद है? पिछली कुर्बानी पे मुख्तलिफ किस्म की फेसबुक पे वीडियोस आती हैं, और शायद आपने देखा होगा कि एक बकरी को मेंढे के बाल चिपका के भेड़ बना के बेच दिया था। बकरी का बच्चा था, उसको एल्फी से बाल चिपकाए हुए थे भेड़ के, और उसे मेढ़ा बना के बेच दिया था। शायद आपने किसी में से आप में से देखी होगी फेसबुक पे पोस्ट। ये क्या था? ये बेसिकली एक फैक्ट था कि जिसको वो बेडू कह रहा है, वो बेसिकली लेला है, बेचारा बकरा है, उसको उसने चिपका के उसको छुपाया इस फैक्ट को और उसे बेच दिया। ऐसी बात है। तो ये एक फ्रॉड था, इसको फ्रॉड कहते हैं, और इसको कहते हैं एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, कि जब आपको पता हो कि ये एक डिफेक्ट या फैक्ट मौजूद है और जानबूझ के आप छुपाएं, इसलिए कि अगर अगली पार्टी को पता चल जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं होगी, तो ये भी एक फ्रॉड है। द प्रॉमिस मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इट। अपने दोस्त से लिया उधार, आपकी कभी इंटेंशन ही नहीं होती कि आपने उसे परफॉर्म करना या नहीं करना। तो मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कुलिया बताया कि अगर आपने किसी को उधार देना और ये पता करना हो, मुझे मेरे दोस्त ने बात की, शायद उसने कहीं और से सुनी, कि वो बंदा वापस करेगा या नहीं करेगा, तो आप हमेशा उससे इंटरेस्ट चार्ज करने की बात करना, कि मैं 1000 रुपये दे रहा हूँ तो वापसी मैंने 1200 लेना, और इंटरेस्ट भी ज्यादा सा बताना, जी वापसी मैं 1500 लूंगा। अगर तो शख्स ने वापस करने होंगे पैसे, तो वो थोड़ा सा हेजिटेशन शो करेगा, यार नहीं यार ऐसे नहीं होता, ये होता। अगर उसने वापस नहीं करने तो आप उसको 1000 का 2000 मांग लो, सर कोई मसला ही नहीं है, मैं अगले महीने लेके आया बस आपके पास, एंड फिर वो आया एंड आया एंड आया, ठीक हो गया। तो लिहाजा कोई ऐसा प्रॉमिस करना जिसमें आपकी इंटेंशन ना उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने की, जिस तरह के हम नॉर्मली लारे लगा के रखते हैं या हमारे घर वाले हमें लारे लगा के रखते हैं, तो ये भी फ्रॉड में आता है। एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव, इसके अलावा कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी को धोखा देने के लिए बनाया गया हो, धोखा देने के लिए क्रिएट किया गया हो, उसको भी हम फ्रॉड ही कहते हैं। उसके बाद एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट, कि कोई ऐसा एक्ट करना जिसको लॉ ने स्पेसिफिकली डिक्लेयर कर दिया हो कि ये वाली चीज फ्रॉड के जमरे में आती है।
तो ये लास्ट वाली एक जनरल लाइन रखी है कोर्ट के लिए कि भाई कोर्ट किसी भी चीज को, अगर कोई ऐसा सिनेरियो, देखो ना फ्रॉड में बहुत सिनेरियो है बेतहाशा, और पाकिस्तानी कौम तो है ही फ्रॉडियों की ना। हम में तो मेजोरिटी जो है वो नित नए फ्रॉड ही कर रही होती है सारे। तो लिहाजा नवे नवे तरीके हम इजाद करते रहते हैं, तो वो सारे कवर नहीं हो सकते। तो फिर यहाँ पे कोर्ट के लिए, एक लॉ के लिए जो है एक प्रोविजन रखी गई है कि जिसको फिर कोर्ट समझेगी कि ये फ्रॉड है तो वो फिर फ्रॉड बन जाएगा। क्लियर है कि फ्रॉड क्या होता है? जी अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या साइलेंस इक्वल टू एक्सेप्टेंस हो सकती है? मतलब मैंने बात की थी कि भाई क्या हम आपकी खामोशी को हाँ समझें, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक्सेप्टेंस हो सकती है इस तरीके से? चैप्टर 2 में पढ़ा था। जी सर। यस सर। अहमद आप बाल बच्चे वालों हो कसम से, नहीं तो मैंने आपको मरीख पे भेज देना, बल्कि प्लोटो पे भेज देना था, जब हमारा सियारा ही नहीं है। अभी भी मैं बात करता हूँ, वो कौन सा है, एलॉन मस्क से। उसे कहता हूँ कोई शटल जा रही है तो आपको पहली फुर्सत में यहाँ से भगाया जाए। आप दुनिया के लिए खतरा बन गए हो भाई, आप इंसानियत की मिराज पे पहुंच गए हो। अब दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि साइलेंस इक्वल टू एक्सेप्टेंस नहीं होती। क्लियर एंड कंप्लीट और डेफिनेट होनी चाहिए। कुछ याद आता है पीछे से? आप रिवीजन कर ही नहीं रहे। ऐसा ना करो यार, कम से कम। सॉरी इन्ना सर। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहा? सॉरी। सॉरी। चले, ये एक अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल इसकी मुझे सॉरी कहने का ना तो कोई मकसद है ना तो कोई मतलब है बच्चे। इसकी कंपनसेशन नहीं हो सकती। हर चीज को, हम हर वक्त हर चीज को टाइम देते हैं, हमारे लिए उस चीज का ही टाइम नहीं है जिसने हमारा आगे जाके टाइम बनाना है। जिसकी वजह से हमारा टाइम आना है, हम उसी को ही टाइम नहीं दे रहे। ओके, तो अब भाई खत्म होने वाला है हमारा सिलेबस, हम नियर टू एंड पहुंचे हुए हैं, हम 80% को टच कर गए हैं। अभी भी आप रिवीजन स्टार्ट नहीं करेंगे बेटा तो फिर कब करेंगे? जिस दिन हमारा ये सिलेबस मैंने 2-3 हफ्तों में आगे खड़का देना। 2 महीने पड़े, भूल जाना सर आपको इस दौरान। तो आपने रिवीजन स्टार्ट ना की, आदत ना बनाई तो। ओके, तो हमने पढ़ा कि जो साइलेंस होती है ये एक्सेप्टेंस नहीं होती। एक्सेप्टेंस हमेशा डेफिनेट एंड क्लियर होनी चाहिए, लेकिन साइलेंस फ्रॉड जरूर होती है। कुछ केसेस में होती है, कुछ केसेस में नहीं होती। मिसाल के तौर पे ये बिलाल है, इसके पास एक क्या था, घोड़ा था। इसके पास एक घोड़ा था, हम घोड़ा बनाते हैं, 4 टांगे, ये इस तरह का ही घोड़ा होता है कोई हमारी साइड पे। अच्छा ओके, इसके बाद एक घोड़ा था, इसने वो घोड़ा बेचना था। अब उस घोड़े की जो एक टांग थी उसमें कोई नुक्स था। ठीक है, मतलब वो ज्यादा चल नहीं सकता था, भागते हुए 5 मिनट बाद लंगड़ाना शुरू कर देता था, कुछ भी उसको मसल पेन था, कुछ भी इशू था, बिलाल को पता था इस चीज का। अब ये एक फैक्ट था, ऐसी बात है। बोले बोले बिलाल अहमद। बच्चे परेशान नहीं जी होते, सर। बस कभी कभी मुझे आ जाता है गुस्सा आपकी हरकतों के ऊपर, लेकिन परेशान नहीं होते, बल्कि उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करते हैं और उसका असर लेते होते हैं। अच्छा, तो बिलाल को इस चीज का पता था। अगर बिलाल इस चीज को छुपाने की कोशिश करता है इस नियत से कि अगला शख्स घोड़ा खरीद ले, तो ये फ्रॉड होगा कि नहीं होगा? होगा सर। और फ्रॉड होगा, शाबाश, फ्रॉड होगा। लेकिन अब हुआ ये कि भाई देखो, बताना भी जिम्मेदारी नहीं है। एक घोड़ा है आपके सामने है, इसे चेक करो और लेके जाओ। अब हुआ ये कि अहमद आता है बिलाल के पास, यहाँ पे 2 लाएंगे लोग आएंगे। अहमद आया इधर से बिलाल के पास, इधर से बिलाल के अब्बू आए, 2 लोग आते हैं बिलाल के पास। दोनों आके घोड़े को इंस्पेक्ट करते हैं, घोड़े की दुम तो हमने बनाई नहीं। ओके चलो जी, दुम कोटा घोड़ा, खैर। बिलाल के पास आते हैं, अहमद आके पूछता है हाँ जी घोड़ा बेचना है? बिलाल के अंदर होर मैदे ते पकौड़े लाने ने। खैर, तो अहमद जो है वो कहता है जी मैंने बिल्कुल मंडी में ले आया तो इसे मैंने बेचना है। तो बिलाल कहता है मैंने बेचना है। अहमद कहता है जी कीमत बताओ। बिलाल कहता है जी मैं इसको 2.5 लाख रुपए में आपको दूंगा। सेम इसके अब्बू भी यही क्वेश्चन करते हैं कि हाँ पुत्र कितों ले आए, घोड़ा चोरी तो नहीं किया?
बिलाल कहता है नहीं अब्बू खरीद के लाया हूँ, तेरे किने बेचता, हम तो घर में तुझे दूसरी बार साला नहीं देते। लेकिन बारह अब्बू कहते हैं बेचना है। बिलाल कहता है जी मैंने बेचना है। अब्बू कहते हैं जी क्या कीमत है? बिलाल कहता है जी 2.5 लाख रुपए है। ठीक है। अब बिलाल के दिल में बात है कि यार इसकी ये वाली जो टांग है ये थोड़ी सी डैमेज्ड है। अहमद एक क्वेश्चन करता है बिलाल से कि यार ये घोड़ा बिल्कुल ठीक है ना, इसमें कोई मसला तो नहीं है? बिलाल खामोश रहता है, कोई जवाब नहीं देता। सेम इसी तरह यही क्वेश्चन इसके अब्बू करते हैं बिलाल से कि बिलाल घोड़ा ठीक है ना, इसमें कोई नुक्स तो नहीं है? बिलाल खामोश रहता है। एंड वही घोड़ा अहमद भी लेके चला जाता है, वही घोड़ा इसके अब्बू भी लेके चले जाते हैं, दोनों को ये शेयर कर देता है एक ही घोड़ा। फ्रॉडिया तो ये पहले से ही है ना। अच्छा, अब मसला यहाँ पे ये हुआ कि देखो दोनों ने पूछा था घोड़ा ठीक है, ऐसी बात है, बिलाल ने भी, अब्बू ने भी और अहमद ने भी, ऐसी बात है बिलाल? यस सर। आपने दोनों को जवाब देना था, आपने नहीं दिया, खामोश रहे, ऐसी बात है। जी सर। तो अब क्वेश्चन ये है कि आप ये जो खामोशी आपने इख्तियार की कि भैया कि खामोशी जो आपने इख्तियार की भैया, ये आपका फ्रॉड है या नहीं है? अब ये मैटर करता है। लॉ कहता है कि इन जनरल केसेस में फ्रॉड नहीं होता, इन जनरल केसेस में साइलेंस इक्वल टू फ्रॉड नहीं होता। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे खामोशी फ्रॉड बन जाती है। कौन से केसेस? तो भैया वो वाला केसेस जहां बिलाल का एतमाद का रिश्ता मौजूद हो। तो बिलाल का एतमाद का रिश्ता अहमद के साथ था या अब्बू के साथ था? अब्बू के साथ। अब्बू के साथ था। बिलाल आपको यकीन नहीं है कि किसके साथ है? यकीन है सर अब्बू के अच्छा साथ। यकीन है अब्बू का? अब्बू का नंबर दे, मैं उनको बताता हूँ जरा। ये तो मैं थोड़ा सा उनको तो अभी तक पहुंचा दूं ना कि ये अभी से ही आपके हाथ से निकल गया है मुंडा। अच्छा, तो भाई देखो, जहां पे एतमाद का रिश्ता होता है वहां पे एहतियात भी उतनी ही जरूरी होती है। देखो अहमद जो है जब पूछेगा कि घोड़े में कोई नुक्स नहीं है, बिलाल अगर खामोश रहेगा तो अहमद अच्छे तरीके से घोड़े की छानबीन करेगा और फिर लेके जाएगा ना, बिलाल पे एतबार तो नहीं करेगा ना, ऐसी बात जी। है। तो बिलाल की बारी अगर अहमद खुश खामोश ही रहता है तो कोई मसला नहीं है, बिलाल उसको अहमद उसको अच्छी तरह इंस्पेक्ट कर ले, चला के देख ले। लेकिन अब्बू के केस में क्योंकि यहाँ पे एतमाद का रिश्ता है, मतलब अब्बू घोड़ा इंस्पेक्ट नहीं करेंगे, बिलाल से पूछा, बिलाल खामोश रहेगा, अब्बू यही सोचेंगे कि भाई ठीक होगा, मुझे साथ धोखा थोड़ी कर सकता है, फ्रॉड थोड़ी कर सकता है। लेकिन ये तो नहीं पता कि आगे बिलाल है, ये तो अपने टीचर के साथ फ्रॉडिया लगाता है। तो लिहाजा जहां पे फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप होगा, जहां पे एतमाद का रिश्ता होगा, वहां पे साइलेंस जो है वो फ्रॉड बन जाएगी। अब्बू के केस में ये फ्रॉड बन जाएगी, लेकिन अहमद के केस में साइलेंस फ्रॉड नहीं होगी। क्लियर है बच्चे? यस सर। लेकिन अगर यहीं पे अहमद कहता कि अगर तुम खामोश रहे तो मैं समझूंगा कि घोड़ा ठीक है, फिर क्या अहमद की बिलाल की जिम्मेदारी बनती थी बनाना कि नहीं बताना? बनती है सर। फिर बनती है, तो लिहाजा फिर अहमद को बोलना पड़ेगा, अगर फिर नहीं बोलता तो फिर फ्रॉड हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी साइलेंस के रूल हैं। इफेक्ट क्या होगा बेटा? वाइडेबल हमें पता है, इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस, कि भाई अगर कोई पार्टी वाइडेबल है तो जाहिर बात है कोई पार्टी जो है वो इंसिस्ट भी कर सकती है। अब उसके पास ऑप्शन है कि वो उसको खत्म कर दे कॉन्ट्रैक्ट को या उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को फोकस करे। तो वो कहता है पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज काज्ड बाय फ्रॉड मे इफ ही थिंक्स फिट, कि अगर उसको ठीक लगता है तो वो कह सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना जरूरी है, एंड अगर उसको कोई डैमेज हो रहा है तो उसको पोजीशन बेहतर की जाए, उसका नुकसान भी भरा जाए। मिसाल के तौर पे क्या हुआ, अहमद घोड़ा लेके चला गया, उसे पता चला फ्रॉड हो गया। अब अहमद के पास दो ऑप्शन है, या तो घोड़ा वापस ले जाए और पैसे ले जाए, या वो ये कह सकता है जी घोड़ा तो मैं अपने पास ही रखूंगा लेकिन मुझे इसकी वजह से 50,000 का जो नुकसान हो रहा है वो भी आप दो। तो कॉन्ट्रैक्ट भी इंसिस्ट कर सकता है परफॉर्म करने को और कंपनसेशन भी ले सकता है। समझ आ गई बात? यस सर। चलें जी, गुड हो गया। उसके बाद एक्सेप्शन टू वाइडेबिलिटी, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा, वैलिड होगा। मतलब
मिसाल के तौर पे आप बाजार से एक चीज लेने गए एंड आपके सामने चीनी पड़ी थी, आप उसको कहते हो मुझे 1 किलो तोल दो, उसने 1 किलो तोल के दी, घर आके देखा तो भाई वो नमक निकला मोटे मोटे दानों वाला। आप कहते हो जी मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो क्या ये फ्रॉड हो गया? नहीं। जहां पे आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि आप रीजनेबल चेकिंग से पता लगा सकते हो किसी फैक्ट का, और अगर आप वो पता नहीं लगाते, आप आलसी रहते हो, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल करो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। समझ आ गई बात? जी सर। हाँ, ये एक्सेप्शन है। अगला हमारा टॉपिक है मिस रिप्रेजेंटेशन। चौथा पॉइंट था हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन, कि मिस रिप्रेजेंटेशन से भी कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा? ये भी एक स्टेटमेंट होती है जिस तरह के फ्रॉड में ही थी, फ्रॉड वाले एक्ट ही होते हैं सारे, लेकिन इसमें किसी को जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही होती, अगले को धोखा देना पर्पस नहीं होता। जिस तरह के मैंने दूसरी स्टेटमेंट दी थी कि एक अनजान बंदा अगर किसी को कह रहा है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं और उसे पता नहीं है इस चीज का, तो लिहाजा उसकी ये नियत नहीं है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं या बुरा पढ़ाते हैं। उसकी नियत क्या है कि अगले बंदे को जस्ट वो एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कराए, धोखा देने के लिए नहीं। मिसरिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद है? द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग। क्या मतलब? ये थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज है, पुत्र रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको मतलब समझाता हूँ। इसका ये है कि किसी शख्स को ऐसी पॉजिटिव स्टेटमेंट देना जिसके बारे में वो खुद कंफर्म ही नहीं है कि वो ठीक है या गलत है। एक ऐसा स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ा ही नहीं है, वो किसी को कहता है सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है जिसके बारे में वो खुद भी श्योर नहीं है। ऐसी बात है? जी सर। बिल्कुल। तो ये मिस यस सर। रिप्रेजेंटेशन होता है। इसी तरह कोई शख्स अपनी ड्यूटी ब्रीच करता है इस चक्कर में कि भाई वो अगले बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करा सके। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच without any intent to deceive, gain an advantage to the person committing to it, or anyone claiming under him by misleading other to his prejudice or the prejudice of unclaimed manner, वगैरह वगैरह। मुश्किल सी लाइन है, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, इसकी वो ध्यान में रखिएगा। बाज़ औक़ात आप जाते हैं किसी रेडी से कोई चीज खरीद रहे हैं, ऐसी बात है, कभी गए हैं जी सर। वहां यस कोई सर। शूज वगैरह या कोई कपड़ा या बनियान या जैकेट कुछ खरीद रहे होते हैं, और आप उससे पूछते हैं ये कैसा, तो 7 बंदा खड़ा भी कह रहा होता है यार बेहतरीन चीज है, ले लो, बड़ी फिट है, मैं कह रहा हूँ ले लो। ऐसी बात है ना? जी सर। अब वो बंदा जो बात कर रहा है, अगर उसे नहीं पता कि ये चीज ठीक है या गलत है, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से, उसका काम तो नहीं है ये, एंड नो सर। अगर वो नो कह सर। रहा है तो ये फ्रॉड नहीं है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, नंबर 1। नंबर 2, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक शख्स की ड्यूटी है कि वो आपको जूते दिखाए, और जूते दिखा के, जिस तरह हम जाते हैं सर्विस बाटा में, वहां पे लोग खड़े होते हैं, आपको शूज वगैरह पहना के सर्विस साइज वगैरह चेक करते हैं, ऐसे ना शूज दिखाते हैं आपको। उसकी ड्यूटी क्या होती है? उसकी ड्यूटी इतनी होती है कि भैया वो आपको शूज दिखाए एंड दैट्स इट। पसंद आता है तो आप जाके आगे कैशियर से बात करें या ना करें, वो आपको शूज दिखाते हैं और कहते हैं सर जी गारंटी ले लो, ये सबसे बेहतरीन शूज है। क्या मुझे बताएं कि ये उसकी ड्यूटी थी? ये जो अगली बात कर गया कि सर गारंटी ले रहे हैं, बहुत कमाल की चीज है, मैंने खुद यूज किए हुए हैं, क्या ये बात करना उसका बनता था? नो सर। नो नहीं सर। बनता था, लेकिन उसने की क्यों? क्योंकि भाई कुछ ना कुछ सेल हो जाएगी। तो लिहाजा ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन होगी। और इसी तरह किसी शख्स को किसी गलत सब्सटेंस या गलत ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देके उसको कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना, ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन में आता है। इसको हम मजीद जो है बेहतर तरीके से समझ पाएंगे केस स्टडी से, तो लिहाजा इस पे ज्यादा दिमाग नहीं खपाना, इसको रटा मारना है, एंड देन जब हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर फिर ये चीज टेस्ट के अंदर आपकी पक्की हो जाएगी। इफेक्ट क्या है बेटा? सेम वही वाइडेबल होता है, परफॉर्मेंस पे इंसिस्ट किया जा सकता है, कुछ केसेस में ये वाइडेबल नहीं होगा, मतलब अगर पार्टी के पास इंस्पेक्शन का ऑप्शन मौजूद है और वो इंस्पेक्शन से रीजनेबल जजमेंट कर सकता है कि भाई ये वाला फैक्ट डिस्कवर कर सकता है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। क्लियर है? फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस है, ये आपने खुद करना है। आगे मिस्टेक का टॉपिक है एंड वाइड अग्रीमेंट, तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पूरा इंशाल्लाह कवर करेंगे। कल हमारी क्लास ऑफ रहेगी इंशाल्लाह,
मंडे से हमारी वीकली 3 क्लासेस होंगी, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। इसके अलावा बाकी हमारे टेस्ट हुआ करेंगे। ट्यूसडे एंड फ्राइडे को हमारे टेस्ट होंगे, जो शेड्यूल भेजा गया है। कंपनी लॉ का शेड्यूल मैंने अभी बना लिया है, वो भी इंशाल्लाह सेंड हो जाएगा सारों को। एंड टैक्स का भी शेड्यूल जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है बच्चे, तो टैक्स पे आपने पूरा फोकस करना है। ओके बेटा जी, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे बच्चे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह।